हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, तो जनरल साइंस में इस टॉपिक में मैं 30 क्वेश्चन को कवर करूंगा। तो आप लोग देखिए कि आप लोग कितने कर पा रहे हैं। वीडियो को स्टॉप कीजिए, पहले सॉल्व कीजिए, फिर जो है आप सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 11। तो बच्चों, भारतीय अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? अब नूतन जलोढ़ मिट्टी, नूतन मतलब होता है नया, जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन दिया है खादर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी भावर, ऑप्शन डी रेह। तो बच्चों, यहाँ पर जो गंगा के द्वारा या फिर नदियों के द्वारा लाई गई नई मिट्टी होती है उसे हम नूतन जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो उसे कहते हैं खादर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए खादर। बांगर उसे कहते हैं जो पुरानी मिट्टी होती है, आती तो गंगा के द्वारा है पर कई वर्ष पुरानी होती है, उसे हम खादर बोलते हैं, सॉरी बांगर बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यदि काली मिट्टी काली है तो क्यों है? ऑप्शन ए कार्बनिक पदार्थ के कारण, ऑप्शन बी गोबर खाद के कारण, ऑप्शन सी टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण, ऑप्शन डी ह्यूमस के कारण। तो बच्चों, यहाँ पर काली मिट्टी जो काली मृदा है उसका काला रंग होने का जो रीजन है मेन, वो है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के द्वारा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वह चौथा क्वेश्चन है, किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट। तो बच्चों, इन चारों मिट्टियों में सबसे अधिक जो आर्द्रता है, नमी बनाने की क्षमता होती है, वो काली मिट्टी में होती है, ऑप्शन बी। यहाँ पर अगर पानी रुकता है तो 1-2 महीने, कई महीने तक भी पानी रुक सकता है। परंतु जो लाल मिट्टी होती है इसमें पानी जो है बहुत तेज़ सूखता है, इसमें जो है दरारें फट जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी, ये जो जल के द्वारा लाई गई मिट्टी है, ये भी पानी बहुत तेज़ सूखती है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, काली मिट्टी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, यानी कि इन चारों अप्शनों में से कौन समय का मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए अधिवर्ष, ऑप्शन बी चंद्रमास, ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, यहाँ पर जो अधिवर्ष है, अधिवर्ष भी एक समय है, यानी समय दिया जाता है वर्षों में। चंद्रमास के हिसाब से देखा जाता है। परंतु जो प्रकाश वर्ष है यह कोई समय नहीं है, यह दूरी है, यानी कि दूरी का मात्रक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी प्रकाश वर्ष, समय का मात्रक नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर बच्चों। तो 6वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये तो सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, ठीक है। एक अश्वशक्ति में 746 वाट होता है, ठीक है। ये भी पावर का ही पैमाना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा ऑप्शन है, समुद्री मील की दूरी की इकाई है, ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। तो बच्चों, यहाँ पर जो ऊष्मा की इकाई होता है ना, वो केल्विन होता है, न कि सेल्सियस। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ये सुमेलित नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों, 7वां क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ऑप्शन ए ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ल्यूमेन होता है ना, वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8वां क्वेश्चन बच्चों, पास्कल इकाई है, यानी किसका इकाई है? पास्कल में हम किसको मापते हैं? ऑप्शन ए आर्द्रता की, ऑप्शन बी दाब की, ऑप्शन सी वर्षा की,
ऑप्शन डी तापमान की। तो बच्चों यहाँ पे जो इकाई है मापने का जो तरीका है, तो इसको हम पास्कल को ना हम दाब की मात्रक के लिए इसको यूज करते हैं। तो दाब का जो मात्रक है वो है पास्कल। P = F/A यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, पर यहाँ पर इसको हम पास्कल भी कह लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी सही है। इसका जो दाब का इकाई है पास्कल है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? खरीफ फसलें सर्दियों की फसलें हैं, एक गलत ऑप्शन है। रबी की फसलें मानसून की फसलें हैं, गलत है। सरसों की फसल खरीफ की फसल है, गलत है, रबी की है। तो गेहूं रबी की फसल है, ये सही है। 9 का सी ऑप्शन सही है। गेहूं की जो फसल है वो रबी की फसलें हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो ज्वार तो खरीफ की फसल है, धान भी खरीफ की फसल है, मक्का भी खरीफ की है, पर चना नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चना ये रबी की फसल है। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, चना जो है खरीफ की फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी मसूर। तो मसूर, जौ, गेहूँ ये तीनों जो है रबी की फसलें हैं, पर मूंगफली जो है रबी की फसल नहीं है। तो ऑप्शन जो है ए यहाँ पे सही हो जाएगा, मूंगफली। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12वां क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? जौ, सरसों, बाजरा, मूंगफली। तो मूंगफली जो है रबी, सरसों भी रबी, जौ भी रबी। बाजरा जो है खरीफ की फसल है, तो यह रहा सी ऑप्शन सही। ठीक है, तो खरीफ की फसल कौन है? बाजरा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षक फसल है? भिंडी, ऑप्शन बी पालक, सी सनई, डी सूर्यमुखी। तो इन चारों ऑप्शनों में से भिंडी एक ऐसी फसल है जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, कीट को आकर्षित करने वाला जो फसल है वो है भिंडी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पर। 14वां क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन है? नकदी फसल का मतलब होता है ऐसी फसलें जो व्यापारिक तौर पर की जाती हैं। मक्का, गेहूँ, तंबाकू, धान। तो बच्चों मक्का जो है यह नकदी नहीं है, गेहूँ भी नकदी नहीं है, धान भी नहीं है, पर तंबाकू जो है ना नकदी फसल है। इसको हम व्यापार के पर्पज़ से उगाते हैं। इसमें निकोटीन की मात्रा होती है जो नशीला पदार्थ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? देखिए नकदी फसल यहाँ भी है, यहाँ पर भी नकदी फसल है। चावल, गेहूँ, बाजरा, कपास। तो चावल भी नहीं है, गेहूँ भी नहीं है, बाजरा भी नहीं है। कपास का जो हम लोग उत्पादन करते हैं वो व्यापारिक दृष्टि से करते हैं, तो नकदी फसल में कपास आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चों। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलीदार पौधों में कौन पेट्रोपादप भी है? तो अरहर, मटर, चना ये तीनों नहीं है। पेट्रो फसल के रूप में हम करेज जो ना पेट्रो फसल है। ठीक है, पेट्रोपादप है, जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17वां। जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? यानी जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वह किससे हुई है, यानी कि बेसिक चीज़ क्या है? क्या कोशिका है, अंग है, ऊतक है, नाभिक है? तो बच्चों पहली बात है कि जीवन की जो मूल इकाई है, मूलभूत इकाई, उसे बोलते हैं कोशिका। कोशिकों से ही ऊतक बना है और ऊतकों से ही अंग बना है। और नाभिक जो है ना, यहाँ पर नाभिक नहीं होता है, यहाँ केंद्रक होता है। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, केंद्रिक के कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है?
तो ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी है राइबोसोम्स, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चों जो यहाँ पर मानव और प्लांट के बीच में जो अंतर दिखाता ना वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, तो जो प्लांट का भाग है, हम लोगों में हरापन तो नहीं है, तो हम लोग के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम्स जो है दोनों कॉमन है, ये दोनों में पाए जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाए जाते हैं, ये उनको ऊर्जागृह कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह जो है जहरीले पदार्थों का और वसा का या प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, इसको ईआर के नाम से जाना जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19वां क्वेश्चन है बच्चों, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, यह किससे बना होता है? केवल कोशिका द्रव्य से, ऑप्शन बी केवल केंद्रक द्रव्य से, सी कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य और कोशिकांग। तो बच्चों यहाँ जो प्रोटोप्लाज्म है ना, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और प्लस साइटोप्लाज्म, इन दोनों से मिलकर बना होता है। तो यदि न्यूक्लियोप्लाज्म है तो केंद्र के अंदर होगा, साइटोप्लाज्म है तो कोशिका के अंदर होगा, और कोशिका इसी साइटोप्लाज्म में ही कोशिकांग पाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जो जीव द्रव्य है वह कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और कोशिकांग से मिलकर बना होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर बच्चों। 20वां क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिका यानी सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। तो बच्चों 80% की मात्रा में ना जल पाया जाता है, H2O, यह 80% होता है। तो खनिज भी नहीं है, चर्बी भी नहीं है और प्रोटीन भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? मूल रोम कोशिका में, लाल रक्त कोशिका में और प्लेटलेट्स में, मोनोसाइट्स में। तो बेटा यहाँ पे जो नाभिक है ना, इसे केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक किन में नहीं पाया जाता है? तो मानव के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, बाकी प्लेटलेट्स में, मोनोसाइट्स में, मूल रोम सब में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा बी, इसमें केंद्रक नहीं उपस्थित होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में होता है, डब्ल्यूबीसी में होते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? यानी सुसाइड बैग। आत्मघाती बैग का मतलब सुसाइड बैग। तो ऑप्शन ए है लाइसोसोम्स, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, सी डिक्टियोसोम्स और डी है फैगोसोम्स। तो लाइसोसोम्स को हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं, यानी कि सुसाइड बैग भी कहते हैं। यह कोशिका के अंदर छोटी छोटी संरचनाओं में गोल टाइप का होता है। इसमें एचसीएल मटेरियल और एंजाइम पाए जाते हैं। इसका जो प्रमुख कार्य है कि यदि कोई हमारे कोशिका के अंदर फॉरेन जीवाणु आ रहा है, जैसे कि जीवाणु, वायरस या कोई रोग वगैरह, तो यह क्या करता है, सबसे पहले अगर कोशिका के कंट्रोल से बाहर है तो यह सुसाइड बैग जो लाइसोसोम है उसके पास जाता है और अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है, जिसके कारण से HCl का जो मात्रा है, HCl प्लस एंजाइम, ये सभी मिल करके उस जीवाणु को मार देते हैं और सेल भी मृत हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान होती है। इसलिए इसे सुसाइड बैग या आत्मघाती बैग भी कहा जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23वां क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? ऑप्शन ए गाल्जी का, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है राइबोसोम्स और ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो पावर हाउस या पावर प्लांट के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि यह जो है ना एटीपी के फॉर्म में हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो पावर प्लांट या पावर हाउस, ये सभी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के ही उपनाम हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर बच्चों। 24वां क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस। तो बात यहाँ शक्ति सोर्स की है, यानी शक्ति यानी पावर प्लांट की है, तो ए ऑप्शन से हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम शक्ति सोर्स के नाम से जानते हैं।
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया न पाने का जो स्थान है, ऑप्शन ए है लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन बी यकृत कोशिका, ऑप्शन सी मांसपेशी कोशिका और डी है श्वेत रक्त कोशिका। तो इन चारों ऑप्शनों में जो आरबीसी है, आरबीसी, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा 25वें का ए ऑप्शन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्रक कौन है, यानी कोशिका को नियंत्रित कौन करता है। ऑप्शन ए केंद्रक, बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी क्रोमोसोम्स। तो कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र है ना, वह केंद्र के पास होता है, यानी न्यूक्लियस के पास होता है। न्यूक्लियस ही ये डिसाइड करता है कि कोशिका के अंदर कितना मटेरियल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और कितना इसको यानी सेल बनाने हैं, यानी कि इसका कार्य जो है उसको कंट्रोलिंग करने का है। इसलिए केंद्रक को हम अपनी कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। जैसे मानव शरीर में मस्तिष्क काम करता है, वैसे ही किसी भी सेल के अंदर केंद्रक काम करता है, इसलिए इसे नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27वां क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, यानी कौन सी कोशिका है जो सबसे सूक्ष्म है। ऑप्शन ए बैक्टीरियम, ऑप्शन बी ब्रेड मोल्ड, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी वायरस। तो अभी तक जो है सबसे छोटी कोशिका जो ढूंढा गया है वो है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन सी सही है, इसको हम PPLO कहते हैं, PPLO। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा या PPLO है, जो ऑप्शन सी सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। किस देश की गायें टी कप काऊ के नाम से जानी जाती हैं। टी कप काऊ। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी डेनमार्क। तो देखा जाता है कि जो डेनमार्क है यहाँ भी दूध का उत्पादन ज़्यादा होता है, न्यूजीलैंड भी होता है, ऑस्ट्रेलिया भी होता है, पर भारत में जो गाय हैं इनको टी कप काऊ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है, इसमें भारतीय गायें टी कप काऊ कहलाती हैं। 29वां क्वेश्चन है, 29 चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका के अनुरूप कार्यों से एक कार्य है। तो जो अंतःप्रद्रवी जालिका है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो टाइप पाई जाती हैं। एक तो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर स्मूथ की बात कर रहा है, तो इसके अनुरूप कार्य क्या है। अगर स्मूथ है तो इसमें जो है प्रोटीन कमी होती है, तो प्रोटीन का संश्लेषण तो करेगा नहीं, लिपिड्स का भी नहीं करेगा, लिपिड से बने होते हैं, जैव अणुओं का भंडारण करता है। ऑप्शन डी विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। तो जो SER है ये सबसे ज़्यादा हमारे यकृत में पाए जाते हैं, लीवर में। तो यह विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। SER का मुख्य कार्य क्या है, विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और आज का आखिरी क्वेश्चन, आप लोग करने का प्रयास कीजिए। RNA का प्राथमिक कार्य क्या है। ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी प्रतिकृति बनाना, और ऑप्शन डी अनुवाद करना। तो RNA का जो प्रमुख कार्य है वह है प्रोटीन का संश्लेषण, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेगा, प्रकृति भी नहीं बनाएगा, रेप्लिकेट नहीं बनाएगा, और अनुवाद यानी कोडिंग भी नहीं करता है। तो ऑप्शन बी है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको GS की वीडियो समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसके बाद जब हम इसको कवर कर लेंगे करीब हज़ारों क्वेश्चन के आसपास, तो हम आएंगे टॉपिक वाइज, हर टॉपिक में क्लियर करेंगे, एक टॉपिक पढ़ाएंगे, उसमें जितने भी GS के क्वेश्चन बनेंगे सबको हम आपके सामने रखेंगे, ताकि आपको तैयारी और बेहतर से बेहतर हो और समझ में जल्दी आए। तो धन्यवाद बच्चों।